चलिए आज हम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पहला बायोगैस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें है बायोगैस सिद्धांत। सबसे पहला है नंबर 1, बायोगैस संयंत्र के लिए उपयुक्त तापमान डैश 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 होता है। तो इसका जो उपयुक्त तापमान होगा, किण्वन जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो तापमान होगा 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। अगला है बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र पूरी तरह पाचित होने में अधिकतम 30 दिन का समय लगता है, जबकि गोबर गैस संयंत्र के भीतर जाने से लेकर आउटलेट के खाद के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। इस समय को डैश 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 कहते हैं। इस समय को संवर्धन काल या डिटेंशन पीरियड कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बायोगैस संयंत्र 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। इस परास का तापमान कहलाता है। ये जो इस रेंज का तापमान है, इस तापमान को कहेंगे मेसोफिलिक तापक्रम। मेसोफिलिक तापक्रम। अगला है बायोगैस के मुख्य उपयोग हैं। तो ए आईसी इंजन में भी होगा, बी रोशनी करने में भी होगा, सी ईंधन के रूप में भी होगा और डी उपरोक्त एबीसी होगा। तो इसके द्वारा इंजन भी चलाए जा सकते हैं, रोशनी भी उत्पन्न की जा सकती है और ईंधन भी चलाया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त एबीसी। अगला है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस ऊर्जा संयंत्र में कौन से पदार्थ गैस उत्पन्न करते हैं? तो इसमें पशुओं का गोबर भी हो जाएगा, मानव मलमूत्र हो जाएगा, पालतू पशु पक्षियों का मलमूत्र हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला है बायोगैस संयंत्र में बनने वाली गैस होती है। तो इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जो गैस होगी मीथेन गैस होगी। अगला है बायोगैस उत्पादन के पदार्थ हैं। तो पशु मल, मनुष्य मल, जल से उत्पन्न होने वाले अवशेष और डी हो जाएगा कृषि अवशेष व कारखानों के अवशेष। तो उपरोक्त तो डी हो जाएगा उपरोक्त एबीसी। अगला है कई प्रकार की वनस्पति व पेड़ों के बीजों से तेल निकाला जाता है, जो तरल ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। इस क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? बायोमास ऊर्जा कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगला है बायोगैस संयंत्र में मलमूत्र के सड़ने की क्रिया को कहते हैं। ये जो क्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं किण्वन क्रिया या इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। बायोगैस संयंत्र के प्रकार होते हैं। तो इसके दोनों प्रकार हो जाएंगे, तैरता गैस होल्डर और स्थिर गुंबद होल्डर। तो सही आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त ए बी। अगला है निम्न में कौन बायोमास का रूप है? तो इसमें वृक्ष संकुल भी हो जाएगा, फसलों का शेष भी हो जाएगा, पशु का गोबर भी हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। अगला है खोई क्या होती है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर गन्ने का रेशे वाला भाग जो रस निकलने के बाद बच जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है उर्वरक और बिजली दोनों प्राप्त होते हैं। खाद भी हमें मिलेगी और बिजली भी मिलेगी। तो ये बायोगैस प्लांट में ही संभव है। अगला अब हो जाएगा ज्वार ऊर्जा के क्वेश्चन करेंगे हम, टाइडल एनर्जी। ज्वार शक्ति से विद्युत उत्पादन का लाभ नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? विद्युत उत्पादन का लाभ नहीं है। तो इसमें देखते हैं ज्वार शक्ति एक अक्षय स्रोत है, कभी खत्म नहीं होने वाले, या पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वर्षा आदि पर निर्भर नहीं है। तो ये तो इसका एक लाभ हो जाएगा। बी उत्पादित शक्ति ज्वार रेंज के साथ बदलती है। जैसे जैसे ज्वार और भाटा कम या ज़्यादा होता है तो उत्पादित शक्ति भी ज्वार रेंज के साथ बदलती है। तो ये इस चीज़ का लाभ नहीं हो जाएगा, ड्रॉबैक हो जाएगा। बाकी इसके सभी लाभ हो जाएंगे। अगला है समुद्र में जल जब चंद्रमा की ओर होता है, अर्थात समुद्री जल की जो सतह चंद्रमा की ओर होती है उसमें ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो समुद्री जल का चढ़ना, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को कहा जाएगा ज्वार, और पानी के नीचे उतरने को भाटा कहा जाता है। अगला है ज्वार या भाटा की प्रक्रिया में बैराज बनाकर समुद्री पानी को एक और ऊंचाई पर रोका जाता है, फिर पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रवाह के मार्ग में विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो संयंत्र लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो जो संयंत्र लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? टरबाइन जनरेटर कहते हैं। ये भी अल्टरनेटर का रूप है, इसका नाम टरबाइन जनरेटर कर दिया है। अगला है निम्न में से कौन गैर
पारंपरिक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अक्षय ऊर्जा नहीं है यानी जो गैर पारंपरिक है, यानी जो पारंपरिक है। तो पारंपरिक में कौन सा हो जाएगा? पुराना जो है पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसको नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। अब आता है मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। लघुपन विद्युत संयंत्र, इसमें है लघुपन विद्युत संयंत्र के लाभ हैं। तो ए है, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो वातावरण के जल विज्ञानीय चक्र या हाइड्रोलॉजीकरण चक्र से प्राप्त होता है। बी, यह प्रदूषण रहित स्रोत है जो कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। ये भी सही है। सी, दक्ष मशीनों के उन्नतीकरण के साथ इसमें प्रतिष्ठापित प्रति किलोवाट लागत भी ज़्यादा नहीं होती है, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगी। अगला है, ये संयंत्र 8 से 24 माह में कार्य करने लगते हैं। ए बी सी, तो सही आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार लघुपन संयंत्र की क्षमता अनुसार वर्गीकरण में माइक्रोपन संयंत्र होते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 में भी बताया गया है और वहाँ पे टेबल बनी हुई थी, उससे भी ज्ञात हो जाएगा। तो उसके अनुसार माइक्रो को पूछ रहा है, तो माइक्रो में देखिए माइक्रो, मिनी और लघु होते हैं। तो माइक्रो में हो जाएगा ये आपका 100 किलोवाट हो जाएगा। मिनी पन संयंत्र की क्षमता कितनी होती है? 101 से, यानी 100 से ऊपर 101 से 1000 किलोवाट तक। और माइक्रो, मिनी, फिर लघुपन संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? लघुपन संयंत्र की क्षमता हो जाएगी आपके 1001 से 6000 किलोवाट तक। अगला है, हेड पर आधारित। हाइट के अकॉर्डिंग ये मिनी हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन होते हैं। तो इसमें अल्ट्रा लो हेड जो सबसे कम होगा वो 3 मीटर से कम होगा। अगला है, निम्न अल्ट्रा हेड के बाद में लो हेड होगा जो 3 से 30 मीटर तक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है, मध्यम हेड वाले लघुपन संयंत्र होते हैं। तो मध्यम हेड वाले लघुपन संयंत्र हो जाएंगे आपके 30 मीटर से 75 मीटर के बीच हो जाएंगे, और उच्च हेड वाले हो जाएंगे 75 मीटर से अधिक वाले हो जाएंगे। अगला है, ईंधन सेल। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक स्रोत में जो हम पहले से यूज़ में करते आ रहे हैं, कोयले का यूज़ में लेते आ रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अगला है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत डैश 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 नुकसान है। तो इसका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के क्या नुकसान में? ये बैकअप की ज़रूरत पड़ती है इसमें, कम ऊर्जा घनत्व में प्राप्ति, सी बीच बीच में रुकना। तो ये सब इसके ड्रॉबैक हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला होता है, ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, और रासायनिक ऊर्जा यानी हाइड्रोजन के ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना। अगला है, निम्न में से किसी जियोथर्मल स्टेशन में पावर उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? जियोथर्मल में तो ये जो हो जाएगा पृथ्वी के अंदर का जो ताप होता है उसको किया जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टाइडल पावर स्टेशन की हानि है? तो टाइडल पावर स्टेशन की हानि, एक तो समुद्र के बीच में सिविल कार्य का उच्च लागत, बी रुक रुक कर पावर जनरेशन होता है, और सी हो जाएगा निम्न और उच्च ज्वार समय विविधता। तो ये तीनों ही इसके ड्रॉप हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटिव अपारंपरिक पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत नहीं है? तो इसका प्रथम स्रोत कौन सा हो जाएगा? हवा, नियोथर्मल और प्राकृतिक गैस, ये सब तो अपारंपरिक है। तो अपारंपरिक नहीं है, मतलब पारंपरिक होगा जो हो जाएगा प्लूटोनियम हो जाएगा। चलिए अब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए, चूँकि नंबर 1 क्वेश्चन, चूँकि सूर्य गर्म गैसों का एक गोला, इसके केंद्र में तापमान लगभग होता है, इसका तापमान हो जाएगा 15 × 10⁶ के। सूर्य से प्राप्त हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 1.353 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऊपरी वायुमंडल पे तो इतनी होगी, और जबकि पृथ्वी पर अगर पूछा जाएगा तो 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होगा। अगला, फोटोवोल्टिक प्रणाली में उपयोग किया जाता है, कार्बन चूड़ भी उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन भी उपयोग किया जाता है। तो सॉरी, इसका जो हो जाएगा
इसमें सिलिकॉन इसका ये होगा, सिलिकॉन भी होगा और कैडमियम भी होगा, तो उपरोक्त हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त बी बस सी। अगला है सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में प्रयुक्त एन प्रकार सिलिकॉन सतह की मोटाई इसकी जो होती है वो लगभग हो जाएगी आपके 0.2 माइक्रोमीटर हो जाएगी। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। एन में तो 0.2 होगा और पी में ये होगा 300 माइक्रोमीटर। अगला है खोजकर्ता नई बैटरी पर कार्य कर रहे हैं जैसे, तो इसमें सोडियम गंधक भी हो जाएगा, लिथियम लो सल्फाइड हो जाएगा, सोडियम एंटीमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा डी, जिंक क्लोराइड व एबीसी। अगला है यदि सोलर सेल के एक मॉड्यूल की धारा 0.5 एम्पियर है, यदि परिपथ में भार धारा 10 एम्पियर है, तो कितने मॉड्यूल समांतर में जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टोटल इसमें एक मॉड्यूल की धारा दे रखी है और टोटल करंट दे रखी है, तो इसमें टोटल करंट 10/0.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आएगा 2020 हो जाएगा। अगला है सौर सेल के समूह को कहते हैं, सौर सेल के समूह को बोला जाएगा सौर पुंज बोला जाएगा। अगला है फोटोवोल्टिक प्रणाली में प्रयुक्त बैटरी बैंक में डैश प्रयोग किया जाता है, तो फोटोवोल्टिक प्रणाली में जो बैटरी बैंक प्रयुक्त किया जाता है सीसा अम्ल संचायक सेल किया जाता है। अगला है एक चमकीला सूर्य दिन पर सूर्य द्वारा विकिरण किए जाने वाली ऊर्जा लगभग, तो इसमें ऊर्जा चमकीला सूर्य द्वारा 1 किलोवाट, ये हो जाएगा 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है वायु की शक्ति या वेग नापने वाले यंत्र का नाम है, तो वायु का नापना है तो इसका हो जाएगा अनीमोमीटर। पायरोमीटर अभी कोरोना में भी जो जिस मीटर से ये बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है वो भी पायरोमीटर है। और टेकोमीटर द्वारा मोटर की गति नापी जाती है। स्पीडोमीटर द्वारा ये हमारे वाहन पे जो लगा रहता है स्पीड नापता है वो स्पीडोमीटर होता है। यदि 15 से 18 अगला क्वेश्चन है 15 से 18 किलोमीटर का पवन वेग हो तो कितनी क्षमता की पवन चक्की चलाई जा सकती है, तो इसमें हो जाएगा 2 मेगावाट। और यही अगर 18 से 20 का हो तो उसमें 5 मेगावाट की पवन चक्की चलाई जा सकेगी। ये पार्ट नंबर 3 में सब बताया हुआ है। अगला है पवन चक्की का विकास किस देश में हुआ है, हॉलैंड में हुआ है। अगला है पवन चक्की की उत्पन्न शक्ति की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र है, तो इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर हाफ डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम का क्यूब हो जाएगा। अगला है कौन पावर प्लांट खतरनाक वातावरणीय प्रदूषण समस्या से मुक्त है, तो इसमें हो जाएगा वातावरण समस्या पवन पावर प्लांट हो जाएगा, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा विंड। अगला है क्षैतिज एक्सिस और ऊर्ध्वाधर एक्सिस के प्रकार हैं, ये सब किसके प्रकार हैं, विंड मिल के प्रकार हैं। अगला है बायोगैस के मुख्य उपयोग हैं, आईसी इंजन में भी होता है, रोशनी में भी होता है, ईंधन में भी होता है, तो उपरोक्त एबीसी हो जाएगा। अगला है कई प्रकार की वनस्पति व पेड़ों के बीजों से तेल निकाला जाता है जो तरल ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, इस क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, बायोमास ऊर्जा कहते हैं। निम्न में कौन बायोमास का रूप है, तो इसमें वृक्ष संकुल भी हो जाएगा, फसलों का शेष हो जाएगा, पशु का गोबर हो जाएगा, इनमें सभी सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है उर्वरक और बिजली दोनों उपलब्ध होते हैं, तो ये बायोगैस से होते हैं। अगला है समुद्र में जल जब चंद्रमा की ओर होता है, अर्थात समुद्री जल की जो सतह चंद्रमा की ओर होती है उसमें ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। निम्न में से कौन गैर पारंपरिक अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, गैर पारंपरिक अक्षय यानी जो नहीं है, तो ये भी देखा था हमने, इसमें हो जाएगा नाभिक ऊर्जा। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार लघुपन संयंत्र की क्षमता अनुसार माइक्रो, तो माइक्रो हो जाएगा 1000 किलोवाट तक हो जाएगा। अगला है उच्च हेड वाले लघुपन की क्षमता, ये हो जाएगा उच्च हेड 75 मीटर से अधिक हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, पारंपरिक स्रोत कोयला हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटिव अपारंपरिक पावर स्टेशन में ऊर्जा का प्रथम स्रोत नहीं है, अपारंपरिक नहीं है, यानी जो यूरेनियम प्लूटोनियम ये जो है ये हो जाएगा। चलिए अब हम एक नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।